एक गार्ड जिस घर में काम कर रहे थे उस घर के मालकिन से कुछ पैसे मांगते हैं। जो मालकिन मुझे पैसे दो, मुझे बाजार जाना है, मुझे कुछ सामान खरीदना है। मालकिन उनसे कुछ पूछता नहीं है, उनको पैसा देता है। फिर वो गार्ड पैसा लेकर के बाजार जाते हैं और उस पैसे से जितना हो सके उतना मात्रा में वो शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद उस शराब के नशे की तरह से अपने उस घर तक पहुंचते हैं जहाँ पे वो गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। घर पहुंचने के बाद उनका नजर पड़ता है कि जिस घर में वो गार्ड का काम कर रहे थे उस घर के मालकिन का दरवाजा खुला हुआ था। वो सीधा उस मालकिन के ही कमरे में एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद जिस बेड पे मालकिन सोई हुई थी उसी बेड पे वो गार्ड भी जाकर के सो जाता है। उसके बाद जब मालकिन पलट करके अपना हाथ इस तरफ रखता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास कोई और व्यक्ति सोया हुआ। उसके बाद जो घटनाक्रम निकल करके आता है, अगर आप भी सुनेंगे तो शायद आप भी शॉक हो जाएंगे आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है। आखिर समझते हैं आज की इस पूरी सच्ची घटना को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जगह है भीलवाड़ा। इसी भीलवाड़ा के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां एक महिला होती है जिनकी नाम रेशमा, जिनकी उम्र तकरीबन 24 साल। उसी भीलवाड़ा के अंतर्गत ही एक और व्यक्ति जिनका नाम होता है आदित्य। आदित्य बचपन से ही अनाथ था। उनके घर में ना ही उनके माता पिता ना ही उनके भाई बहन। उनका बचपन से ही भरण पोषण से लेकर के उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी भी जितना था वो सारा का जिम्मेवारी उनके चाचा और चाची ही उठाए थे। आदित्य बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। पढ़ लिख करके आदित्य भी जॉब पकड़ते हैं। अच्छी खासी इनकम हो रही थी और पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए काफी ज्यादा संपत्ति, बड़े घर, काफी ज्यादा उनमें कमरे थे जिनसे भी अच्छी खासा इनकम आ सकता था और काफी जगह जमीन जो आदित्य के लिए छोड़ के गया हुआ था। आदित्य जब जॉब पकड़ते हैं तो फिर परिवार वाला सोचते हैं क्यों ना आदित्य का भी शादी किया जाए, और फिर जब आदित्य भी शादी कर लेंगे तो फिर से इनका वंश भी आगे बढ़ेगा। जिस कारण से परिवार वाले कुछ रिश्ते देखते हैं और जिनका रिश्ता तय होता है एक रेशमा नाम की लड़की से। रेशमा जो 24 साल की थी। फिर आदित्य और रेशमा के दोनों की शादी होता है। शादी होने के बाद रेशमा भी अपने ससुराल आते हैं। आदित्य कुछ दिनों के छुट्टी पे घर आए हुए थे। कुछ दिनों तो वो अपने पत्नी के साथ समय बिताते हैं और फिर से वो अपने काम के लिए बाहर निकलने लगते हैं। जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे वो पहुँचता और यहाँ पे अब घर में बच जाते हैं तो सिर्फ रेशमा। बड़ा सा घर था, घर में कोई और लोग नहीं, सिर्फ पास पड़ोस के लोग जो कभी कभी दिन में आकर के रेशमा से हाल खबर ले लिया करते थे। पूरे के पूरे दिन जो था रेशमा अकेले ही बिताते थे। अक्सर जब उनको टाइम मिलता, पति को भी जब टाइम मिलता तो अक्सर पत्नी को फोन करके घर का हाल समाचार, आस पड़ोस के लोगों का हाल समाचार पूछ लेते हैं और ये भी पूछते हैं कि वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत भी हो रहा। समय बीतते जाता। रेशमा अक्सर यही बताती है कि यहाँ तो रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन आप भी ऐसा कीजिए जो वहाँ से ट्रांसफर करा के क्यों ना भीलवाड़ा ही आ जाया जाए। अब पति भी इस बात को सुनता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना रेशमा को ही ला करके, वो जिस जगह पे जॉब कर रहा है उसी जगह पे रेशमा को भी ला करके रखा जाए। अगर रेशमा वहाँ रहेगी, खाना भी बना देगी और कपड़ा भी साफ कर देंगे और फिर उनको काम करने में भी अच्छा रहेगा और फिर पत्नी अगर साथ में रहेंगे तो जिंदगी भी ठीक से चलेगा। ये सोच करके वो रेशमा को फोन करते हैं जो क्यों ना तुम भी यहाँ आ जाओ और फिर हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, काम करने में भी ठीक रहेगा और तुम्हारी टेंशन जो है ये भी मेरे दिमाग से हट जाएगा। क्योंकि तुम अगर घर पे अकेली रहती हो तो भर दिन टेंशन लगा रहता है जो तुम किस हालत में हो, किस तरह से होगा, किसी चीज की अगर जरूरत होगा तो कौन तुम्हें ला करके देगा। शायद ये सब टेंशन मुझे काम करने में भी मन नहीं लगाता, जिस कारण से मैं सोचता हूँ कि क्यों ना तुम भी मेरे पास आ जाओ। लेकिन ये बात बोल ही रहे थे कि फिर उनका पत्नी उधर से बोलते हैं कि अगर घर को छोड़ के चले जाएंगे तो शायद घर पे कोई लोग है नहीं जो घर को भी देख रेख करे, और इस तरह से घर को छोड़ करके जाना और यहाँ कितनी बड़ी संपत्ति को छोड़ करके जाना अच्छा नहीं होगा। क्यों ना आप ही कोई दिमाग लगा करके वहाँ से ट्रांसफर करा करके भीलवाड़ा आ जाइए। अब पति भी जब अपने पत्नी की इस बात को सुनता है उनको भी लगता है जो पत्नी जो बता रही है वो सही बता रही है कि इस तरह से जायदाद को छोड़ करके बाहर आना अच्छा नहीं होगा और कोई अगर व्यक्ति देखरेख करने वाला नहीं होगा फिर उस घर का कौन देखरेख करेगा, उस घर की क्या हालत होगी। उनका जो पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया जमीन जायदाद है कहीं कोई और लोग ना कब्जा ना कर लें। शायद ये सब चीज सोच करके वो अपना पत्नी को भरोसा दिलवाती है, विश्वास दिलवाती है कि मैं बहुत जल्द अपना ट्रांसफर करा करके अपना जिला ही आ जाऊंगा। अब ये बात हो ही रहा था, लेकिन तब भी उसका पति जो आदित्य था उनको डर सताते रहता था कि उनकी पत्नी अकेली रह रही है, क्यों ना उनको एक गार्ड कर दिया जाए। इतनी बड़ी घर है, घर में अगर कोई गार्ड रहेगा जो घर की देखरेख भी करेगा, घर की साफ सफाई भी करेंगे, बाहर में जो खेती है उनको भी देखरेख कर लेंगे। तो वो ये चीज़ सोच करके गांव के कुछ लोगों को कहते हैं कि एक अच्छे गार्ड जो मुझे खोज दीजिए। गांव के कुछ लोग मिल करके एक व्यक्ति का तलाश करते हैं जिसको उस घर में गार्ड के रूप में काम करना था। वो व्यक्ति देखने से ही सीधा साधे थे,
समाज में उनको कोई भी इंसान उनको गलत छवि के ओर से नहीं देख रहे थे। और आदित्य भी उनसे जब मिलता है तो उनको भी लगता है कि वाकई ये इंसान है जिस पे मैं 100% भरोसा कर सकता हूँ, जिनके ऊपर मैं अपने पत्नी और अपने घर और अपने सारे जायदाद को छोड़ करके बाहर रह करके कमा सकता हूँ। ये बात सोच करके उस गार्ड से बातें होती है। फिर उनकी एक पेमेंट फिक्स होता है जो उनको 15,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। और फिर उनका खाना से लेकर के उनके कपड़े लत्ते, चप्पल, जूता, यहाँ तक कि उनकी जो भी ज़रूरत की सामान होगा सारा का सारा वो आदित्य ही पे करेंगे। गार्ड भी हंसी खुशी उस घर पे पहुंचता और फिर उसी घर में रहने लगता। उस घर को भी वो अपना घर की तरह मानने लगता। उनके जो मालकिन थी उस मालकिन को हमेशा वो भाभी कहती और वो कभी एहसास नहीं होने देता कि वो उनका सगे देवर नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने मालकिन का एक भी बात नहीं काटता। समय बीतते जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो जो गार्ड होता है जिनका नाम होता है हसीम अपने मालकिन से पैसा मांगते हैं जो मालकिन मुझे कुछ पैसा दीजिए, मुझे बाजार जाना है, मुझे कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदना है। शायद उसको किसी चीज़ का घर का टेंशन हो गया था। फिर वो मालकिन से पैसा लेते हैं। पैसा लेने के बाद वो सीधा बाजार जाते हैं और बाजार जाने के बाद उस पैसे से वो काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं। जब शराब की नशें काफ़ी उनके ऊपर चढ़ने लगता है तो फिर वो लड़खड़ाते पाँव से डुलते हुए हिलते हुए कभी कभी तो वो दीवार से टकरा करके किसी भी तरह से वो जिस जगह पे काम कर रहे थे उस घर में पहुंचते हैं। अब जैसे ही घर में पहुंचते हैं, घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था क्योंकि रात काफ़ी हो चुका था। उस घर के मालकिन जो थी वो वेट कर रही थी कि आखिर अभी तक हसीम क्यों नहीं आया। उनके नंबर पे भी बार बार फ़ोन लगा रहा था लेकिन हसीम फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। तभी अचानक से हसीम का भी घर में एंट्री होता, लेकिन तब तक में मालकिन अपने बेड पे सोई हुई थी। अब हसीम उस घर में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो अपना कमरे में नहीं जा करके वो सीधा अपने उस मालकिन के कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं उनके ऊपर नशा इतना हावी हो जाता है कि वो सीधा जा करके मालकिन के ही बेड पे सो जाते हैं। और फिर जब वो पास में पड़े मालकिन पलट करके देखते हैं तो पता चलता है कि उनके बगल में उनका गार्ड सोया हुआ है। जैसे ही मालकिन उनके शरीर पे हाथ रखता है तो हसीम जोर से उस मालकिन के हाथ को पकड़ के खींचते हैं और फिर उस मालकिन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि वो हसीम जो था शरीर से भी भरे पड़े थे, एक औरत उसको छुड़ा करके नहीं जा सकता था। वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं रेशमा जो किसी तरह से वो वहाँ से छूट जाए। वो इसका विरोध भी करता है, उसको समझाने का कोशिश करता है, हसीम तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से अगर करोगे तो कल के डेट में अगर किसी को पता चलेगा तो शायद हमारी छवि क्या होंगे। लेकिन हसीम किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हसीम उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उनके शरीर के पूरे कपड़े को फाड़ देते हैं और फिर उस मालकिन के साथ वो अपना मुंह को उस रात काला करते हैं और फिर वो नशे के हालत में ही सो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर जब सुबह होता है तो सुबह जब हसीम का नींद खुलता है, नींद खुलने के बाद वो देखता है कि उनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं है। और फिर उसी कमरे के कोने में पड़ी मालकिन जो बैठ के सिसक के रो रही थी। अब जैसे ही मालकिन के ऊपर नजर पड़ती तो शायद वो पूरा घटनाक्रम को समझ गया था कि आज रात क्या हुआ था। जैसे ही वो देखता है अपने मालकिन को रोते हुए, वो तुरंत मालकिन के पास जाते उनके पाँव पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि मालकिन मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मैंने कल काफ़ी ज़्यादा ही शराब पी लिया था जिस कारण से नशे में ये सारा चीज़ हो गया और मुझे आप पुलिस को फ़ोन करो और मुझे गिरफ्तारी करवा दो और मुझे फांसी की सज़ा दिलवा दो। वो मालकिन रेशमा बोलती है कि हसीम मैं जानता हूँ कि तुमने जो भी किया है वो शराब के ही नशे में किया है, क्योंकि आज तक तुम्हारा बिहेवियर कुछ ऐसा था नहीं कि जो तुम्हारे ऊपर शक हो, तुम्हारे ऊपर कोई डाउट हो। आज तक मैंने कभी तुम्हारे ऊपर उंगली तक नहीं उठाया और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा व्यवहार था जो किसी को बताने के लायक था। शायद जो भी हुआ है वो तुम्हारा नशा के ही वजह से हुआ है। आइंदा तुम ऐसा गलती मत करना। जो हुआ इसको एक बुरे सपने की तरह हम दोनों भूल जाते हैं। लेकिन वो नौकर हसीम जो था उनको अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा हीनता आने लगता है। कहा भी जाता कि कोई इंसान अगर किसी और के नज़र से गिर जाए, समाज की नज़र से गिर जाए तो उसके अंदर फिर से उठने की क्षमता होता है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने नज़र से खुद गिर जाए फिर उस इंसान को इस दुनिया में कोई भी उसके नज़र में उठा नहीं सकता। शायद वही हालत हुआ था उस हसीम के साथ। हसीम अपने नज़र में काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। वो अपने आप को कोसते रहता था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक देवी समान भाभी के साथ वो सारा घटनाक्रम को अंजाम दिया जो समाज कभी इजाज़त नहीं देते। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दोष देता और अपना मोबाइल निकालता और मोबाइल निकालने के बाद वो स्थानीय थाना को फ़ोन करता है। थाना को फ़ोन करने के बाद वो एक जगह बताता है, बोलता है कि साहब आप इस जगह पे तुरंत आ जाइए और एक आरोपी है जिसको आप गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वाले भी तुरंत उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पूछा जाता है कि आखिर आरोपी कौन है और उसका गुनाह क्या है। वो बोलते हैं कि साहब आरोपी कोई और नहीं बल्कि आरोपी खुद मैं हूँ। फिर पुलिस वाले पूछते हैं आखिर किस कारण से तुम्हें आरोप लगाया जाए, आखिर तुमने क्या गुनाह किया है।
तब वो हसीम बोलता है कि साहब मेरा गुनाह ऐसा है कि मुझे फांसी भी दे दिया जाए तो वो माफ़ करने लायक नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी देवी समान भाभी के साथ पूरी रात दरिंदगी की है, उनके साथ ज़बरदस्ती किया है। अब पुलिस वाले भी जैसे इस पूरा मामला के बारे में जानता, वो उस महिला से भी पूछने का कोशिश करता है, लेकिन वो महिला सीधे तौर पे मना कर देती है। वो बताती है कि इनके साथ ये जो भी मेरे साथ किया ये अपने नशे की हालत में किया, लेकिन वो हसीम जो था वो कभी भी इस बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सीधा तौर पे बोलता है कि साहब आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैंने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए और मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। तब फिर पुलिस वाले उस व्यक्ति के ही तहरीर पर उसे गिरफ्तार करते हैं, फिर उसे थाना ले जाया जाता है और फिर उस हसीम को जेल भेजा जाता। अब जैसे ही इधर इस मामला के बारे में आदित्य को भी पता चलता है तो आदित्य भी अपने काम पर से घर आता है। घर आने के बाद वो अपने पत्नी से पूरा मामला के बारे में पूछता है। पत्नी भी सारा घटनाक्रम के बारे में बताता है कि हसीम शराब पी करके आया था। आज तक तो हसीम ने कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन उस रात हसीम शराब के कारण से ही ये सब किया। पति भी कुछ अच्छा थे, संस्कारी थे, परिवार से ठीक ठाक थे, समझदार लोग थे। पति भी उस हसीम को समझाने का कोशिश करता है कि हसीम जो हो गया है तुम अपने आप को माफ़ कर लो, हम भी तुम्हें माफ़ करते हैं और तुम्हारे जैसा कोई गार्ड जो मुझे मिलेगा भी नहीं और तुम जेल से बाहर आ जाओ। लेकिन हसीम मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब भी आदित्य और आदित्य की पत्नी रेशमा जब भी हसीम से मुलाकात करने के लिए जेल जाते हैं, हसीम कभी भी उनसे सर उठा करके बात नहीं करता। वो हमेशा यही कहता है कि साहेब आप लोग मुझे फांसी तक दे दीजिए और मेरे लिए शायद ये फांसी भी कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस जिंदगी में जितनी बड़ी गुनाह किया है वो कभी किसी इंसान के द्वारा माफ करने लायक नहीं। इस गार्ड की इस भावना के कारण से आदित्य और उनके पत्नी रेशमा जो होता है, भले ही हसीम अभी जेल में है, लेकिन आदित्य और रेशमा उनके घर पे भी पैसा भेजा करते हैं उनके बच्चे की निगरानी के लिए, उनके बच्चे की भरण पोषण के लिए। लेकिन ये कहानी यही खत्म होता है। लेकिन इस तरह की घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है कि हमारे समाज में जो बड़ी से बड़ी घटनाएं जो हो रही है, शायद उनमें आप मुख्यतः पॉइंट को पकड़ें और फिर आने वाले उस घटनाएं से अपने आप को बचाएं। अगर आप यहाँ पे गलती देंगे तो आप किसका गलती देंगे? क्या वो गार्ड जो हसीम होता है क्या उसका गलती है? क्या वो रेशमा जो थी क्या उसका गलती है? क्या वो पति आदित्य जो था उसका गलती है? यहाँ पे आप अगर गलती देंगे तो सब अपने अपने जगह पे ठीक ही है, लेकिन अगर गलती किसी का है तो वो शराब का है। जो शराब पी करके हसीम ने अपने घर आया था उस घर में, और वही शराब के नशे के कारण से उसने वो हरकत किया जो हरकत उस महिला के साथ नहीं होना चाहिए था। हालांकि कहा भी जाता है कि शराब के नशे अगर इंसान के सर पे चढ़े तो फिर वो भूल जाता है कि कौन उनका अपना है कौन उनका पराया है। क्योंकि हाल ही के दिन में मैंने एक और ऐसा घटनाक्रम सुनाया था जिसमें एक बेटा ही नशे के कारण से वो अपने माँ के ही साथ रोज दुष्कर्म करता था, और यहाँ तक कि जब माँ ने काफ़ी ज़्यादा उसको समझाने का कोशिश किया, उनको इस घटनाक्रम से बचाने का कोशिश किया, लेकिन तब भी वो बेटा इस चीज़ों से नहीं मानता। रोज दिन वो शराब पी करके घर आते, घर आने के बाद वो अपने माँ के ही साथ दुष्कर्म करते। यहाँ तक कि इस घटनाक्रम के बारे में उसके पति को भी पता चल चुका था, उस लड़का के पिता को भी पता चल चुका था। सभी ने मिल करके काफ़ी ज़्यादा उस लड़का को समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो लड़का अपने नियत से बाज नहीं आ रहा था, और अंत में वो महिला खुद अपने आप को इस दुनिया से हटाने का फैसला ले लेता है। अगर आप इस कहानी को नहीं सुनेंगे तो आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। हालांकि आज की कहानी का जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।